हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज मनोविज्ञान में एक नया अध्याय शुरू करते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं है, एक छोटा ही टॉपिक है। और चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से जो एग्ज़ाम में जो है मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनते हैं और बात इनडायरेक्ट रूप में आपको भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ये है बी एस ब्लूम ने जो है एक जो है सिद्धांत दिया है। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को जो है 3 वर्गों में बांट करके उसको बताया है। ठीक है, उसी को हम इसमें पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं बी.एस. ब्लूम का टेक्सोनॉमी थ्योरी। ठीक है, ये क्या है? शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं इनको 3 भागों में जैसे उन्होंने कैटेगराइज किया है, उसी को ये बताते हैं। ये क्या बताते हैं? वो 3 पक्षों में बांटते हैं। जैसे कोई बच्चा जब सीखता है उसके कितने पहलू होते हैं, किसके कितने डोमेन होते हैं, वही ये बताते हैं। ये बताते हैं ज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक उसके भावात्मक पक्ष होता है और एक क्रियात्मक पक्ष होता है। इसी को हम आपको डिटेल से अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, और आपको हम याद भी करा देंगे। बहुत मतलब दिक्कत नहीं होगा इसको याद करने में। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए ये क्या कहते हैं, जो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कौन किया है? इसको किए हैं बी.एस. ब्लूम महोदय जी। इसको करते हैं क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? बी.एस. ब्लूम का टेक्सोनॉमी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप जानिए। ठीक, अब देखते हैं ये क्या क्या बताते हैं। इसको शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो 3 कैटेगरी में इसको बांटा है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होता है। पहला क्या बताया कि जो शिक्षक उद्देश्य में क्या होता है, पहले बताया ज्ञानात्मक पक्ष। क्या ज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा इन्होंने बताते हैं भावात्मक पक्ष या इसी को कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तीसरा कहते हैं क्रियात्मक पक्ष या साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप 3 भागों में मेनली ये बांटते हैं। जैसे टेट वगैरह होता है, स्टेट जो टीटी वगैरह होता है या केवीएस वगैरह जो एग्जाम में होता है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि बी.एस. ब्लूम के जो वर्गीकरण उन्होंने दिया है इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पता लगा कि आपको जो 3% हिस्सा मतलब दे देगा, एक गायब कर देगा जो है। ठीक है, तो वही पूछ लेगा। ये भी पूछता है। अब इसमें पता लगा कि 3 दे देगा और इसमें एक नया कुछ शामिल कर देगा। उसमें दे हो सकता दे क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी दे दे, मतलब सृजनात्मकता दे दे। आप जानते रहिए कोई चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जो बच्चे को जो आप अधिगम कराते हैं, जो आप शिक्षण उसको मतलब कराते हैं, जो आप उसको अध्यापन जब आप उसको के माध्यम से जब बच्चे को आप बताते हैं तो उसके कितने कितने पहलू जो है इफेक्टिव होते हैं। तो वही इसमें ये बताते हैं। पहले क्या बताते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या बताते हैं? इसको जो है ये 6 वर्गों में बांटते हैं, 6 भागों में बांट करके बताते हैं। पहले क्या बताते हैं? पहले बताते हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। या इसी कह दीजिए, जैसे ज्ञान को हो जाता है नॉलेज। ठीक है, बोध का अंडरस्टैंडिंग, फिर ज्ञान बोध प्रयोग का क्या कहते हैं? एप्लीकेशन, फिर जो है विश्लेषण का एनालिसिस, फिर संश्लेषण का सिंथेसिस, फिर इवेल्युएट करना मतलब उसका मूल्यांकन करना। यही चीज़ें बताते हैं जिसमें आपको हम डिटेल से बताते हैं। पहला क्या होता है? बालक का जो ज्ञान, बालक को जो है आप क्या करिए? ज्ञान कराइए, उसको चीज़ों को बताइए, सिखाइए, समझाइए। जो उसके बौद्धिक में जो चीज़ मानसिक रूप में उसको मतलब कलेक्ट होगा, उस क्या होगा? उसको ज्ञान ही होगा उस चीज़ का। ठीक है, वही कहते हैं पहले होता है ज्ञानात्मक पक्ष होता है। ठीक, ज्ञान नॉलेज आप जिसे जानते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। आप जो उसको बता रहे हैं उसको बच्चे को अच्छे से समझ में भी इसको आना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि आप उसको रटा ही दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप उसको अच्छे से समझाइए। दूसरी बात कहते हैं प्रयोग। प्रयोग कहने मतलब आप जो उसको अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं, जो आप वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसका वो दैनिक जीवन में क्या करें? उसका प्रयोग भी करना सीखे, उसको वो जाने, उसको वो समझे। ये कहते हैं प्रयोग करना। ठीक है, दूसरा क्या है? विश्लेषण। जो चीज़ आप उसको बता रहा है, कोई भी चीज़ों को जान रहा है, उसको विश्लेषण भी कर सके, उसको एनालिसिस भी वो कर सके, ये बताते हैं। ठीक है, इसको बताते हैं विश्लेषण करने मतलब है किसी चीज़ को जो खंडों में करके जो कुछ समझने को क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण क्या कहते हैं? जब छोटे छोटे खंडों को जो है एक समग्र रूप में पूरी तरीके से उसको जो है जब जान लेता है तो उसे क्या कहते हैं? संश्लेषण। इसी में क्या कहते हैं? इसी जो है जो कविता होती है, जो पद्य होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है दोनों का। ठीक है, इसको हम आपको शिक्षण विधि में अच्छे से बताया था। विश्लेषण क्या है? जब जैसे कविता उसको छोटे छोटे एक एक लाइन को देखते नहीं, टुकड़े टुकड़े में जो है
उसको बांट देते हैं, फिर जो उसका जो अर्थ बताते हैं, फिर उसके बाद पूरा पैरा पढ़ते हैं, उसके बाद सबका जो क्या कहते हैं कंक्लूजन बता देते हैं, उसे कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण, फिर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बताए, फिर तो ये क्या हुआ, ये विश्लेषण हो गया। फिर जब उसको मर्ज कर दिए, एक साथ बता दिए, उसका भावार्थ क्या है, तो उसी को संश्लेषण मतलब संश्लेषण कहेंगे। ठीक, ये हो गया सिंथेसिस। फिर मूल्यांकन, मतलब कहने को ये जो चीज़ आप बता रहे हो, बच्चे सीख रहा है, उसका क्या है मूल्यांकन करो, इवेल्युएट करे। जैसे से पहले मैंने बताया था, मापन और मूल्यांकन करना। ठीक है, तो मतलब उसके जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, उसकी जो मतलब व्यक्तित्व होता है, बुद्धि होता है, क्रिएटिविटी होता है, जो भी होता है उसको क्या करे मूल्यांकन करे। ठीक है, उसका वो समझे, यही चीज़ वो इसमें कहता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। ठीक, ये जो कहते हैं ज्ञान, आप 2-3 बार आप देखिए, इसमें कई क्वेश्चन ये भी बनता है, तो जैसे दे देगा जो है कि ऐसे 4 ऑप्शन उठा लेगा और दे देगा बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा भाग शामिल नहीं है। पता लगा आपको, ज्ञान दे दिया, बोध दे दिया, संश्लेषण दे दिया, फिर तीसरा आपको दे देगा, पता लगा आपको दे दिया जो है समावेशन दे दिया। ठीक है, समावेशन दे दिया, या उसे क्या कहते हैं समावेशन दे दिया, तो आप नहीं, फिर गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको जानते रहिए। 2-3 बार बोलेंगे, ज्ञान बोध प्रयोग, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। ठीक है, इसे 2-3 बार आप लिखेंगे या बोलेंगे, आपको भी याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसको किसने दिया था, इसको बीएस ब्लूम का तो पूरा ये वर्गीकरण है ही। अब देखते हैं भावात्मक पक्ष क्या है। भावात्मक पक्ष में क्या होता है, बालक के अंदर क्या होता है, कुछ भाव होती हैं, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, जो उसके संवेग होते हैं, जो उसमें उसी को क्या कहते हैं भावात्मक, उसके अंदर जो भाव होते हैं, जो विचार आते हैं, वही सब होते हैं भावात्मक, इसी को कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, इसी को बताते हैं। इसको इसमें क्या क्या कहते हैं, इसको मेनली देखा जाए तो 3 लोगों ने इसमें अपना क्या है योगदान दिया था। बीएस ब्लूम तो दिए थे, तो इसमें क्या बीएस ब्लूम महोदय तो दिए थे, दूसरे थे एक और मनोवैज्ञानिक थे कथरवाल। ठीक है, फिर मसीहा, तो ये भी मतलब दिए। इसमें पूछ सकता है, कुछ यहाँ से बना सकता है कि भावात्मक पक्ष में 3 मनोवैज्ञानिक देगा, एक नया भी ऐड कर सकता है कि कौन नहीं थे। ठीक है, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक की जो रुचि, मूल्यों, अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति दृष्टिकोण। देखिए, अभिवृत्ति जो होता है दोनों एक ही है, अभिवृत्ति या दृष्टिकोण, मतलब किसी के प्रति जो होता है आप जो मतलब क्या कहते हैं, जो आप दूसरे के प्रति अपने मन या मस्तिष्क में जो विचार रखते हैं, जो आप भावनाएं रखते हैं, उसी को जो अभिवृत्ति कहते हैं, उसी को एटीट्यूड कहा जाता है। आप ये पॉजिटिव, निगेटिव या सकारात्मक, नकारात्मक, ये कुछ भी हो सकता है, वही वो कहते हैं दृष्टिकोण। ठीक है, अभिवृत्ति से संबंधित होता है। इसको मेनली जो है 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 6 भागों में ये भी बांटे गए हैं। कौन कौन, बीएस ब्लूम, कथरवाल और मसीहा, ये इन्होंने भावात्मक पक्ष को 6 वर्गों में इन्होंने बांटा है। देखो 3 लोग हैं, 3 दूना 6। ठीक, आप समझ लीजिए 3 लोग हैं, 3 दूना 6 हो गया। ठीक, क्या बताते हैं, बालक के भावात्मक से संबंधित हो, बालक की रुचि, अभिवृत्ति, मूल्यों से संबंधित ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है 6 चीज़ें। पहला रिसीविंग, क्या है रिसीविंग, देखा रिसीविंग हो गया। ठीक है, रिसीविंग हो गया, और रिस्पॉन्स हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर हो गया कोऑर्डिनेशन हो गया, फिर हो गया जो कैरेक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं हैबिट नहीं, फिर हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन हो गया, यही से फिर कंसेप्चुलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या बताते हैं, पहले में आप देखिए रिसीविंग करना, मतलब बच्चे को जो वो रिसीव कैसे क्या कर रहा है उसे बताते हैं प्राप्त करना। ठीक है, किस रूप में प्राप्त करता है, आप जब सिखा रहे हैं बच्चे को, जो मतलब एक्सेप्ट करता है, जो उसको मतलब नॉलेज हो गेन करता है, वो उसे कहते हैं प्राप्त करना, प्राप्त कर रहा है। तो मान लीजिए आप उसको 1 वे में आप दिए जा रहे हो, प्राप्त कर रहा है, उसके तरफ से भी कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसकी तरफ से क्या आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, रिस्पॉन्स आएगी, उसको समझ में आएगा, क्या यस समझ में आया हमको, उसको भी मतलब अच्छा लगेगा, फील होगा, तो भी आपके सवालों को क्या करेगा, जवाब देगा बच्चा। ठीक है, बालक वही कह रहा है कि आप उसको कोई चीज़ आप प्राप्त कराएंगे, बच्चे को प्राप्त करना, फिर क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, जब
प्रतिक्रिया देगा तो उसका कुछ न कुछ क्या होगा, वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यूइंग करेगा। फिर क्या होगा, कंसेप्चुलाइजेशन। इसमें कहने मतलब जब उसको अच्छी चीज़ समझ में आएगा, आपने उसको प्राप्त कराया, फिर प्रतिक्रिया दिया, उसका मूल्य समझा, फिर क्या होगा, प्रत्ययीकरण। फिर उसमें जो है विचारों का निर्माण वो खुद से करना वो सीखेगा। इसी कहते हैं प्रत्ययीकरण, मतलब विचारों का निर्माण करने को ही जो है प्रत्ययीकरण कहा जाता है। इसमें फिर क्या कहता है, अगर ये सब उसमें आ जाएगा तो सारे विचार, मूल्य, प्रतिक्रिया क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, एक संगठन बन जाएगा ये सब चीज़ों का, मतलब ठीक है, जो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ये सब कलेक्शन हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन। फिर इसमें क्या होगा, उसका जो चरित्र का निर्माण, मतलब चरित्र उसका बेहतर बनेगा, संवरेगा, ठीक है। इसको भी समझने बहुत अच्छा ट्रिक है, RRV कोचा, या इसी को कहते हैं। जैसे पहले क्या हुआ, आपको कोई चीज़ प्राप्त करने क्या होगा, रिसीविंग होगा, फिर रिस्पॉन्स होगा, फिर वैल्यू होगा, RRV, सी, फिर को से क्या, कोऑर्डिनेशन, सी से हो जाए कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। फिर उसमें लास्ट वाले में क्या हो जाता है, लास्ट वाले में हो जाता है हैबिट फॉर्मेशन, नहीं ये कैरेक्टराइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ट्रिक आप समझिए जो है ऐसे RRV, ठीक है, ये 3 हो गया RRV। फिर CO से समझो को, ठीक है, को हो गया, ठीक है, RRV, फिर हो गया CO हो गया, फिर यहाँ से CHA, ठीक, 3 4, मतलब 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है। R से क्या हो गया, पहले वाले बताए ना, रिसीविंग हो गया यहाँ से, ठीक है। दूसरा हो गया वैल्यूइंग हो गया, ठीक है, सॉरी वैल्यूइंग कह रहे हैं, रिसीविंग हो गया। दूसरे वाले क्या हो गया, रिस्पॉन्स करना। तीसरे वाले क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ये वाले चीज़ क्या हुआ, क्या कहते हैं, कंसेप्चुलाइजेशन हो गया, प्रत्यय करना। फिर O से क्या हो गया, O से ऑर्गेनाइजेशन। फिर CHA से चर्च क्या हो गया, कैरेक्टराइजेशन, चरित्रीकरण करना हो गया, ठीक है। इसी को आप समझिए RRV कोचा। इससे आप एक दो बार आप बोलेंगे या लिखेंगे तो आपको भी ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो होता है, देखिए आप इसको ऐसे भी करो, जैसे आप फ़ोन करते हो, कि मोबाइल करते हो तो आप रिसीव करते हो फ़ोन, ठीक है, रिसीव करेंगे तब रिसीव करेंगे, उधर से भी तो हेलो बोलते हैं ना, आपने हेलो बोला, उधर से हेलो बोलेंगे तो क्या उधर प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। फिर जब प्रतिक्रिया हो जाएगी तो क्या होगी, वैल्यू आप कैसे करेंगे, अगर आपको कोई खास है, कोई आपका अच्छा फ्रेंड है जिससे आपकी अच्छी बनती है, तो आप क्या करेंगे, उसको जो है अच्छा मूल्य देंगे आप। उसका जब मूल्य आप देंगे तो क्या होगा, आपके मन में अच्छा विचार आएगा, उसी प्रत्ययीकरण करेंगे, ठीक है। जब प्रत्ययीकरण करेंगे तो अच्छे जो आपके मतलब उसका प्रति जो आपका दृष्टिकोण होगा, अगर अच्छा होगा तो अच्छे चीज़ों का क्या संगठन होगा आप में, ठीक है। फिर क्या होगा, चरित्रीकरण। फिर उसको आप चरित्रीकरण, मतलब ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आप इसी को आप अपने भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं कि हम जैसे बता रहे आप वैसा ही करिए, ठीक। ये हो गया जो है भावात्मक पक्ष। आप देखते हैं क्रियात्मक पक्ष, नाम से स्पष्ट है, क्रियात्मक पक्ष, जिसमें बच्चा क्या करे, करके वो सीखे, वो एक्टिव रहे। इसमें क्या होता है, शारीरिक गतिविधियों से ये के बल पर ये आधारित, मतलब शारीरिक गतिविधियों पर ये आधारित होता है, जिसमें बच्चा करके सीखता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको किन्होंने दिया था, इसको जो है सिम्पसन महोदय ने इसको बताया था, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष जो साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, ठीक है, इसको किसने दिया था, सिम्पसन महोदय ने इसको बताया था, ठीक है। सिम्पसन महोदय क्या कहते हैं, ये शारीरिक कौशलों से संबंधित होता है, इसमें जो करके सीखने पर ये आधारित होता है, ठीक है। इसको जो है 5 वर्गों में ये बांटे हैं, ठीक है, 5 वर्गों में बांटते हैं। पहला क्या है, जैसे उत्तेजना हो गया, इसमें अनुकरण हो गया, ठीक है, उत्तेजना अनुकरण हो गया। फिर जो होता है स्वाभाविकरण हो गया इसमें, ठीक है। फिर आदतों का निर्माण करना हो गया। तो यही सब चीज़ें इसमें हैं जो है, आप इसको फिर आप जानते रहिए, ठीक है। पहला क्या है, जैसे इम्प्लेशन, पहला क्या है, उत्तेजना, मतलब उत्तेजना करना, फिर अनुकरण से सीखना, फिर समायोजन हो गया, फिर स्वाभाविकरण हो गया, फिर आदतों का निर्माण। इसको आप ऐसे समझो, पहला इम्प्लेशन। इंग्लिश वर्जन ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें हो सकता है हिंदी वर्जन में वो चेंज कर दे नाम, लेकिन इंग्लिश वाला चेंज नहीं करेगा, इसलिए इंग्लिश वाला इसमें हम पहले लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे यानी इम्प्लेशन, उत्तेजना, ठीक है। तीसरा क्या है, इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन मतलब अनुकरण से सीखना। फिर समायोजन, कोऑर्डिनेशन, समायोजन करना। फिर नेचुरलाइजेशन क्या है, स्वाभाविक क्रिया, जो उसका नेचर में होता है वही
मतलब नेचुरल यूज, ठीक। हैबिट फॉर्मेशन से अच्छी आदतों का निर्माण करना, ठीक है। आप इसका नाम ऐसे समझे नहीं, जानते नहीं, वो व्याख्या की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको बताया है उत्तेजना, किसी को उत्तेजित होकर सीखना, बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में सीखता है। अनुकरण मतलब जो अच्छा कोई चीज़ का अनुकरण करके नकल करके सीखना जो होता है। समायोजन आपको बताए थे जीन पियाजे वाले में, किसी चीज़ क्या वातावरण के प्रति जो अच्छे से अनुकूल हो जाना, समायोजित कर लेना, उसी को वो कहते हैं, ठीक है। स्वाभाविकरण मतलब सेल्फ से, अपने आप से सीखना जो है, ठीक है, उसे कहते हैं। आदतों का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन, समझ रहे हैं, आदत का अच्छा निर्माण करना, ठीक है। इस तरह देखते हैं तो BS ब्लूम का ये समाप्त होता है। अब देखते हैं जो है, एक है क्या कहते हैं निदानात्मक शिक्षा, डायग्नोस्टिक टीचिंग, और दूसरा है रेमेडी टीचिंग, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षा। देखिए ये जो है नए कॉन्सेप्ट आए हैं, इसको भी आप जानते हैं, क्योंकि लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। किसी चीज़ को कोई भी आप कहोगे तो कह देंगे भैया हमारा ये समस्या है, तो आपने उसका निदान कर दीजिए, ठीक है। कैसे कोई चीज़ किसी प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, हमारा निदान कर दीजिए, लेकिन ये गलत तरीका है। आप ये सीटेट में खूब पूछता है, लोग अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं निदान और उपचार में, ठीक है। वो निदान तक समझते हैं। निदान में क्या होता है, डायग्नोस्टिक, इसको इंग्लिश में देखिए, निदान मतलब होता है किसी भी कारण को जानना समझना, मतलब उसको जो हो निदान कहते हैं। इसको अब देखते हैं पहले, डायग्नोस शब्द से ये मतलब क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग, इसको क्या कहते हैं पहले देखिए। जो डायग्नोस होता है ये शिक्षा जगत का ये शब्द है, क्या है, शिक्षा जगत का शब्द है, और वहीं से जो है डायग्नोस शब्द लिया गया है। मतलब डायग्नोस में जो है शिक्षा चिकित्सा जगत का शब्द है, जिसमें आप डॉक्टरी में आप देखते हैं, जैसे किसी को बीमारी हो जाती है, बुखार हो गया, मलेरिया, डेंगू, कुछ भी हो जाता है, आप डॉक्टर पास जाते हैं तो क्या करता है, पहले आपको डायग्नोस करता है, आला लगाता है, पहले हार्ट बीट वगैरह चेक करता है, आपका BP वगैरह चेक करता है, ठीक है। क्या करता है, आपको डायग्नोस कर रहा है। जब डायग्नोस करता है, जैसे आपको BP हाई हो गया तो उसको लगेगा नहीं BP हाई हो गया, ये ज़्यादा मतलब उसके कारण समझ जानेगा। फिर वो सोचेगा नहीं BP जैसे 80-120 होना चाहिए, अपेक्षित है, लेकिन अगर उससे कम ज़्यादा हो गया तो क्या करे, उसी को डायग्नोस करता है। वही कहने मतलब वो होता है डायग्नोस जो होता है, निदान जो होता है चिकित्सा जगत में क्या कहता है, जैसे रोगी होता है, कोई मरीज होता है, इसमें होता है कि ये अपेक्षित तत्व होने चाहिए, और वर्तमान में कितने अपेक्षित तत्व हैं, इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर वो जानता है या जानने का प्रयास करता है, विभिन्न माध्यमों जैसे जांच करता है, एक्सरे कराता है, ठीक है, और एक्सरे कराता हो गया, और क्या कहते हैं दुनिया भर का जो होता है वो सब कराता है, तो उसी को कहते हैं मतलब डायग्नोस उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ये जो है चिकित्सा जगत का ये शब्द डायग्नोस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोगी में कितने अपेक्षित तत्व हैं, ठीक है, प्रेजेंट में कितने अपेक्षित तत्व हैं और कितने होने चाहिए, इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों के अंतर जो है डायग्नोस से जानने का प्रयास किया जाए। मतलब इस दोनों के अंतर को जो जानते हैं उसी को डायग्नोस के माध्यम से जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ये इसमें कहते हैं। अब देखते हैं शिक्षा जगत में क्या होता है भाई, एजुकेशन के सेक्टर में, ये तो चिकित्सा वाले में हो गया, डॉक्टरी वाले, ठीक है। अब देखते हैं डायग्नोस में, शिक्षा जगत में क्या मतलब है। डायग्नोस का तात्पर्य होता है निदानात्मक शिक्षा। इसमें क्या होता है, बालक में कितने अपेक्षित तत्व हैं और कितने अपेक्षित तत्व होने चाहिए, जब इन दोनों के बीच का जो मतलब वो कारण जो जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, इसी को निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। क्या है, बालक में कितने अपेक्षित अधिगम है और कितने अपेक्षित तत्व अपेक्षित हैं, मतलब कितने अपेक्षित अधिगम उसने किया है, कि मतलब कितना वो उसको ज्ञान हो गया और कितने उसको होना चाहिए, ठीक है, या कितने उसमें अहर्ता या योग्यता होनी चाहिए। इन दोनों के बीच के जो अंतर को जानने की प्रक्रिया को ही जो है डायग्नोस कहते हैं, ठीक है। या इसमें क्या कहते हैं और शॉर्ट में समझिए, जैसे अधिगम की असमर्थता के कारण को, क्या है, अधिगम की असमर्थता के कारण को जानना ही जो है निदान होता है। निदान मतलब क्या होता है, कोई भी कारण होती है, जो समस्या होती है, उसको कारण को जानना समझना, ठीक है, उसी को निदान कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, जैसे डॉक्टर हुआ, बताइए ना, जैसे आपको बुखार हुआ, आलो लगा चेक किया, जो आप, ठीक है, आपको टेम्परेचर नापा, तो क्या डायग्नोस किया। अब जब डायग्नोस अच्छे से कर लिया तो समझ गए बुखार इतना तेज़ है, तो क्या होगा, इंजेक्शन देना नहीं देना, कैसे दवा देना है, तो उसके आधार पर जब आपको दवा देता है, दवा देकर जब आपको ठीक कर देता है, तो उसी को कहते हैं उपचार, ठीक है।
आगे देखते हैं क्या है उपचार, क्या है रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, या इसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। या देखिए भी ये भी चिकित्सा जगत से, ठीक है, चिकित्सा जगत के रेमेडी शब्द से ये बना है, रेमेडी शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ होता है उपचार करना, ठीक है। उपचार कैसे करेंगे, जो वही है जैसे आपको बताया ना कि जो भी वो डायग्नोस किए रहेंगे, जो भी रिपोर्ट रहेगी उसी के माध्यम से करेंगे। तो इसी बच्चे का जो शिक्षा जगत में जब बच्चे का बालक का सोचेंगे अधिगम करने में क्या क्या समस्या आ रही है, जैसे उसका मन नहीं, मतलब उसकी रुचियाँ नहीं है, या अधिगम करने में असमर्थ है तो किस कारण से है, घरेलू कारण से है कि विद्यालय कारण, मतलब विद्यालय के वातावरण से संबंधित कोई कारक है, या कोई उसके सहपाठी के वजह से कोई कारण है, या उसका खुद व्यक्तिगत कोई कारण है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करके, इस सब चीज़ों को जानकर या जानने का प्रयास करके जब इस सब का जो है मतलब कारण को दूर कर दिया जाता है, और तब उसको जो शिक्षण जो कराया जाता है उसी को कहते हैं, ठीक, मतलब कारण जानकर जब उसको उपचार कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। इसमें जैसे आगे भी है, शिक्षा जगत में उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य है बालक के अधिगम असफलताओं के कारणों को जानकर दूर करना, ठीक है, मतलब हो जाता है समस्या का समाधान कर देना, ठीक है। क्या होता है यहाँ जो है, यहाँ समस्या समाधान कर दिया, ठीक है, यहाँ समस्या समाधान हो गया। और यहाँ क्या था, यह जो है समस्या को जानना, क्या था, समस्या के कारण को जानना, समस्या के कारण को जानना, ठीक है, इसी को कहते, ठीक है। निदानात्मक क्या होता है, कारण को जानते हैं, उपचारात्मक क्या कहते हैं, उसके कारण को मतलब दूर करते हैं, उसको उपचार करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आप इसको रिकॉल करना चाहो तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटे लगे। जैसे BS ब्लूम ने क्या था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। पहला क्या था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, या जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। ज्ञानात्मक में क्या था, जैसे क्या था, कॉग्निटिव डोमेन में क्या था, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन था। फिर था भावात्मक में, भावात्मक 3 लोग मिलकर दिए थे, क्या कौन कौन, BS ब्लूम थे, कथरवाल थे और मसीहा थे। और इसमें क्या था, इसमें जो है क्या था, इसमें भी इन्होंने 6 भागों में इसको भी बांटा था। इसमें क्या था, बालक की जो रुचि होती है, उसके जो मूल्य होते हैं, अभिवृत्ति या दृष्टिकोण से ये संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, इस बच्चा वो रिस्पॉन्स करता है, पहले रिसीविंग करता है, फिर रिस्पॉन्स करता है, फिर वैल्यूइंग करता है, ठीक है, फिर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है, फिर क्या होता है, उसको कंसेप्चुलाइजेशन मतलब प्रत्ययीकरण करता है, फिर जो लास्ट में क्या करता है वो उसका जो है वो क्या कहते हैं, आदतों का निर्माण करना ही। इसमें क्या है, फिर लास्ट में कैरेक्टराइजेशन मतलब चरित्रीकरण वो करता है, ठीक है। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी आप जानते रहिए और हिंदी भी आप बता रहे। फिर लास्ट में क्या है, इम्प्रेशन करना, इमिटेशन करना, फिर जो है इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, और नहीं कोऑर्डिनेशन है, फिर नेचुरलाइजेशन है, फिर हैबिट फॉर्मेशन, यही चीज़ें हैं। और निदानात्मक में क्या है, निदानात्मक में यह है कि बच्चे को जो होता है अधिगम से संबंधित जितनी भी उसकी असमर्थता होती हैं, ठीक है, जो चाहे व्यक्तिगत हों, शैक्षिक हों, घरेलू हों, मतलब कोई भी हों, आप उसके अध्ययन वो सब करके डायग्नोस करके उसके कारण को जानना, मतलब अधिगम की असमर्थता को जानना या जानने का प्रयास करना ही डायग्नोस है। और उपचारात्मक में क्या होता है, जब उसके उस कारण को जान लीजिए और जब कारण को उसको दूर कर दीजिए, मतलब समस्या को जानकर समाधान कर दीजिए, तो उसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। इस तरीके से अभी ये कंप्लीट हुआ। अब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन